हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रजिस्टिविटी के बारे में, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, है ना। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होगा। आज के बाद से आप ये नहीं कहेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से आता है वो गलत हो गया, क्योंकि हम इस टॉपिक के अंदर इतना सारा कंटेंट लेकर के आए हैं जिससे आपको ये समझ में आए कि हर एक प्रकार के क्वेश्चन इनसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये जान के खुशी होगी कि अगर आपने अभी भी 5 पार्ट करेंट इलेक्ट्रिसिटी के नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, वो देख लीजिए। दूसरा ये कि आपको अब हेडिंग लगानी है रेजिस्टिविटी, जिसे हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और थोड़ी सी जानकारी और दूंगा मैं। जानकारी ये, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट करंट के बारे में कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा एक 5 मिनट का थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा, अगर आप लोग बुरा ना माने तो सबसे पहले आप समझिए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे एक फंक्शन की तरह काम करता है। फंक्शन कहना गलत रहेगा, एक बेहतरीन क्वांटिटी की तरह काम करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है और इसे क्यों डिफाइन करना पड़ा। रेजिस्टेंस होने के बाद भी हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेकर के क्यों आना पड़ा, है ना। क्योंकि हमारे पास में रेजिस्टेंस था, ठीक है। रेजिस्टेंस के साथ में एक ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी था है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे काम करे, नंबर ऑफ फ्री आयंस पे काम करे, नंबर ऑफ फ्री चार्ज पे काम करे। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या जो रजिस्टिविटी है वो कैसे काम करती है, यही चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर मान लीजिए ये एक हमारा कंडक्टर है, इसके अंदर n चार्ज पार्टिकल हैं। कितने हैं? n चार्ज पार्टिकल हैं। कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हम जैसे ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये प्लस बन जाता है, ये माइनस बन जाता है। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। इस पीस की लेंथ L है और इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। देन यहाँ पर लगने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स है F इज इक्वल टू QE इज इक्वल टू EE। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है MA, हियर A इज इक्वल टू EE बाई M। ये हमारे पास आ गया पार्टिकल का एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ गया। मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ बस, ठीक है। हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू, जब इस पर अप्लाई करेंगे तो ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा था तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ मैं। A इज इक्वल टू U प्लस का A टाउ, जहाँ पे टाउ रिलेक्शन टाइम है, तो VD की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितनी? A EE बाई, देखो मैं A लिख रहा हूँ, EE बाई M, और यहाँ आ जाएगा टाउ, यहाँ पर आ जाएगा टाउ। ये हमारा हो गया VD। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है? V बाई M L और ये टाउ। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। वी नो दैट I इज इक्वल टू NEAVD। हियर I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू रख दी तो E और E स्क्वायर हो गया, ये A हो गया, ये हमारा हो जाएगा कितना? देखो मैंने यहाँ पे E लिख दिया, सॉरी। यहाँ पर हो जाएगा V, ठीक है। V क्या है? V पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये हो जाएगा हमारा टाउ, और अपॉन में जाएगा ML, ठीक है। देयरफॉर V अपॉन I, ये I इसके नीचे जाएगा, ये V दिया हुआ है, इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A एंड टाउ। ये वाली वैल्यू कहलाती है सर R। रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। फिर आता है सर R इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ एंड L अपॉन A।
ये सर जो वैल्यू दी हुई है इसे हम कहते हैं R इज इक्वल टू M अपॉन, सॉरी R मैंने लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, यहाँ लिखेंगे रो इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर एंड टाउ। ये हमारी वैल्यू कहलाती है, वैल्यू कहलाती है रेजिस्टिविटी, से हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, या इसी वैल्यू को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इसे हम ये कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हमारी वैल्यू होती है। इतना आई होप आपको पता होगा, इतना तो आपको पहले से पता था, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा टर्म बता दिया। तो ये वाला फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 2 का जो फॉर्मूला हमारे पास बन के आएगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ये हमारा फॉर्मूला है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी मेटल का या कंडक्टर का या मटेरियल का एक बेसिक नेचर है, ठीक है ना, जो किससे इफेक्टेड रहती है, जो टेम्परेचर से इफेक्टेड रहती है और टाउ से इफेक्टेड रहती है। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। अगर रिलैक्सेशन टाइम को हम इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बताइए, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। टेम्परेचर को कैसे इफेक्ट करना है, अगर हम टाउ को इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर हम इसे डिक्रीज कर देंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टाउ डिपेंड ऑन एन एंड टाउ बोलो रो इज डिपेंड ऑन 1 बाय टाउ। हियर टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, टाइम पीरियड भी लिख सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टाउ डिक्रीज हो जाता है, ऐसा है कि नहीं है? कहेंगे सर ऐसा है। तो हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर डिपेंड ऑन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाउ, ठीक है। अब समझिए बहुत ध्यान से, अगर हम किसी भी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगर हमने इसको इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज हो जाएगा, और अगर ये डिक्रीज हो गया है तो ये इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ये इंक्रीज हो गया है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी भी मेटल सरफेस को या मेटल को या कंडक्टर को किसी एक सतह से या एक जगह से उठा करके किसी ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू कम से ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो कोलिजन करने का टाइम होगा वो टाइम क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। अगर टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ है कुछ? ठीक है ना। इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम एक डिफरेंट टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं। मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसको। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, मन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था। रो इज इक्वल टू E अपॉन जे। ठीक है, जे क्या है? करंट डेंसिटी, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रो इज इक्वल टू दिस। अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो क्या होगा? इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा? जब देखिए इसको एक बार ध्यान से मन लगा के, अगर हम लोग ये देखते हैं तो ये समझ में आएगा हम लोगों को कि E की वैल्यू होती है V बाई L। होती है कि नहीं होती है? होती है सर। और J होता है I अपॉन ए। J क्या होता है? I अपॉन ए। अगर J I अपॉन ए है तो ये हो जाएगा हमारा कितना? रो इज इक्वल टू V अपॉन L अपॉन I अपॉन ए। तो ये आ जाएगा हमारा कितना? रो इज इक्वल टू V अपॉन L इंटू ए अपॉन I। तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए V इज इक्वल टू IR, तो हो जाएगा R A बाई L। रो इज इक्वल टू R A बाई L। आया कि नहीं आया? देयरफॉर R इज इक्वल टू रो L बाई A। ये आया? यही हमें फॉर्मूला ड्राइव करना था। अब इस फॉर्मूले के बहुत सारे बेसिक फंक्शंस हैं। उन बेसिक फंक्शंस को, उन न्यूमेरिकल्स वैल्यू को हमें समझना है कि कैसे किसी शेप पर ये R डिपेंड करता है। तो जो हमारे पास ये रेजिस्टिविटी आई है, ये रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर के शेप, टेम्परेचर, किसी की शेप, टेम्परेचर और साइज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये याद रखें।
और साथ में रेजिस्टेंस भी यही प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो R L पर डिपेंड करेगा, साथ में A पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर ही रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इतना सर हो गया हमारे पास। तो अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे हम लोग चलेंगे, आगे हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं सर। तो ये हमारा इतना हो गया एक छोटा सा एग्जांपल के साथ में। अच्छा, तो ये बताइए, तब तक मैं थोड़ा सा रिवीजन भी कर रहा था, बोर्ड साफ कर रहा तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। बताइए कि जो हमारा मीन फ्री पाथ होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में डालिए लिख करके। दूसरा, रिलैक्सेशन का टाइम कितना होता है, ये भी लिख के डालिए। एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, ये भी लिख के डालिए, ठीक है। थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, ये भी लिख के डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होता रहेगा और आपको याद भी रहेगा, ठीक है ना। क्लियर है चाचा? हाँ कहेंगे वेरी क्लियर है भैया, लल्ला मेरे। तो ये हमारा इतना हो गया सर। अब आते हैं डिपेंडेंसी पे। देखिए, किसी भी एक मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी होता है वो एक होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो मटेरियल है, एक ये पेन है, एक ये है। इसकी रेजिस्टिविटी अलग है, इसकी रेजिस्टिविटी अलग है, दोनों अलग अलग मटेरियल है। बट अगर हम इसको बीच से कट करके बोले कि इसकी रेजिस्टिविटी कितनी, तो वो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की कांस्टेंट रहेगी, चाहे उसका साइज शेप कितना भी चेंज कर दिया जाए, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास इतना आ चुका है। अब हम लोग आते हैं अपने बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर। तो बेसिक क्वेश्चंस हमारे क्या हैं, तो हमने ले लिया कि हमारे पास में एक L लेंथ का वायर है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वायर की बात कर रहे थे, ठीक है ना। एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर की लेंथ कुछ होगी, कुछ उसका एरिया होगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा था वो फॉर्मूला ये था, R इज इक्वल टू रो L अपॉन, ये हमारे पास फार्मूला था। इसी फार्मूले का मैं इस्तेमाल करना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से एक एक वर्ड को समझते जाना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, जब इसमें बहुत ही छोटा सा माइनर सा चेंज किया जाए, तो मैं एक लेता हूँ मटेरियल। ये हमारे पास एक क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। ये हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर की लेंथ है L, और इसकी रेडियस है R, इसलिए इसका एरिया है A, ठीक है। और इसके पास डेंसिटी है वो रो है, डेंसिटी बोल रहा हूँ, इसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो रो है, और रेजिस्टेंस इसका R है, ठीक है ना। इतना क्लियर है। तो हमें कहा सर अगर इतना है तो इसका कुछ वेट होगा, कुछ ये हैवी भी तो होगा ना, कुछ भारी भी तो होगा। इसके इतना कुछ है, मान लीजिए सिलेंडर है मेरे पास, तो इसका कुछ वेट है कि नहीं है, तो वेट है। तो हमने कहा सर वेट है तो ओके, M इज इक्वल टू होता है, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल लिख सकते हैं। तो M इज इक्वल टू हो गया V इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे D क्या है, डेंसिटी। अगर हमारे पास ये सिलेंडर दिया है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, V इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर L या H। यहाँ पर H L दिया है तो इतना हो जाएगा। ये सर क्या है, ये एरिया है और ये है लेंथ। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा M इज इक्वल टू ALD। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कहेंगे सर हो जाएगा। ये हमारा हो गया मास इज इक्वल टू एरिया, लेंथ एंड डेंसिटी, इतना हो गया। इस वाले फॉर्मूले को अगर हम उठा के इस वाले फॉर्मूले में रख दें, इस वाले फॉर्मूले को उठा के अगर इस वाले फॉर्मूले में रख दें, सर कहाँ पे रखेंगे, तो हमने कहा सर ए की जगह पर अगर ये वाला मान हम रख दें, वैल्यू रख दें, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू एम अपॉन एल इंटू डी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, ये वाली वैल्यू इस वाले फॉर्म में रखने पर तो कितना आएगा, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन एम अपॉन एल इंटू डी। इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कहने से बिल्कुल हो जाएगा ना। तो इस वैल्यू को आगे बढ़ा दीजिए, आर इज इक्वल टू रो, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा एल स्क्वायर डी अपॉन एम, ठीक है, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। कहेंगे इक्वेशन नंबर 3 होगी। क्या इस इक्वेशन में हम लॉग ले सकते हैं?
क्यों ले रहे हैं ये भी मैं बताता हूँ। पहले मैं लॉग ले लेता हूँ इसमें। जैसे ही हम लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग r इज इक्वल टू लॉग रो प्लस का 2 लॉग l प्लस का लॉग d, यहाँ पर सीधे e लगा लीजिए तो आई थिंक ये और थोड़ा बेटर लगेगा, e माइनस का लॉग em, इतना हो गया। अब इसका l की रिस्पेक्ट में इस पूरे इक्वेशन का इक्वेशन नंबर 4 का इस पूरी इक्वेशन का l की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर l की रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा d अपॉन dl log e इज इक्वल टू d अपॉन dl log e रो। यहाँ पे देखो जीरो बन रहा है, नहीं बन रहा है, प्लस का 2 log e l अपॉन dl 2d प्लस का d अपॉन dl log e d माइनस का d अपॉन dl log e m। ये वैल्यू ज़ीरो बनेगी, ये वैल्यू ज़ीरो बनेगी और ये वाली वैल्यू भी ज़ीरो बन जाएगी। यहाँ पर सब क्या होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/r ये हो जाएगा dr अपॉन dl इज इक्वल टू 2/l। देयरफॉर समझ में आया कैसे हो गया? कहेंगे सर समझ भी नहीं आया ये तो कैसे हो गया, तो मेरे लाल तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हमने dr से क्रॉस कर दिया, dr से डिवाइड कर दिया तो d अपॉन dr का इसका डिफरेंशियल और di/dr बच जाएगा, ठीक है ना। dr और dl dr/dl है, बचा नहीं बचा, d अपॉन dr है कि नहीं है, d अपॉन dr से ये log er कैंसिल हो जाएगा, मतलब उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास dr अपॉन r इज इक्वल टू dl अपॉन l, यहाँ हो जाएगा 2। तो ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, तो जब कभी भी लेंथ और एरिया में बहुत ही स्मॉल चेंज होगा, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज एरर होगा, बहुत ध्यान समझो, परसेंटेज एरर कब स्मॉल। मान लीजिए कि L की वैल्यू में चेंजेस कितना आ रहा है, L की वैल्यू में 0.2% का चेंज आ रहा है, 0.2% का चेंज आ रहा है तो R की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, तो सीधे सीधे लिखना है R की वैल्यू में चेंज परसेंट इज इक्वल टू 0.4। कैसे आया, तो यहाँ पर दिया है ये चेंज कितना दिया हुआ है, तो इस वाली वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं dr/r मैक्सिमम इंटू 100 इज इक्वल टू dl अपॉन l मैक्सिमम इंटू 100 इंटू 2। तो ये वाली पूरी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2% दी हुई है, इसको यहाँ रखेंगे 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, काम खत्म। ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला है जब ऐसा चेंज दिया होगा, कितना 0.2%, और यही चेंज अगर थोड़ा सा बड़ा हो, जैसे मान लो कि 30% का चेंज, 40% का चेंज कर दिया, 50% का चेंज कर दिया, तब हमें यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट ये फॉर्मूला इतना जो डेरिवेशन हमने किया ये नहीं करना पड़ेगा, हमें ये नहीं कर सकते क्योंकि वो वाली वैल्यू बहुत बड़ी होगी, उस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ और भी चीज़ों को करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको साफ करते फिर आगे चलते हैं। तो ये हमारा हो गया जब वैल्यू में छोटा छोटा चेंज दिया हो, छोटा छोटा मुन्नू मुन्नू चेंज दिया हो, है ना, छोटा छोटा मुन्नू मुन्नू चेंज दिया होगा तो ऐसा हो जाएगा। अब मैं कुछ फॉर्मूले बार बार नहीं लिखूंगा, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, है ना, ये आप लोगों को याद रखना है, नहीं तो मुंह मत बनाना, मुंह मत सुझाना, मुंह मत फुलाना। अब आ जाओ, अगर हमारे पास जो ये सिलेंडर दिया हुआ है शुरुआत में, ठीक है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए, है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं कांस्टेंट, बताइए। रख सकते हैं, तरीके होते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट करने के, कोई एक तरीका बता सकते हैं आप? तो लेंथ और एरिया को चेंज करके, लेंथ और एरिया को चेंज करके आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट कर सकते हैं। तरीका देख लें क्या? देखो हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम मान लीजिए 100 है, 100 पाई है, 100 पाई, ठीक है ना। तो हमने कहा कैसे है, तो हमने कहा ठीक है v इज इक्वल टू पाई इंटू 20 इंटू 5, ये इसका एरिया है, ये होता है पाई इंटू पाई बोल रहा हूँ, देखो 100 है, 20 इंटू 5 है, 20 इंटू 5 एरिया इंटू लेंथ, ये तो होता है, ये तो होता है 20 इसका एरिया है, 5 इसकी लेंथ है, ठीक है, 20 एरिया 5 लेंथ, मीन्स ये इसका एरिया कितना है 20 है अभी,
और ये कितना है 5 है। हमने क्या किया, हमने कर दिया 5 एरिया कर दिया और 20 लेंथ कर दी, मीन्स इसकी लेंथ को बढ़ा दिया ऐसे करके, और ये चुन्नू कर दिया 5 ये कर दिया, लेंथ कितनी होगी 20, L20 कर दिया, तो चेंज हो गया। वॉल्यूम देखो कांस्टेंट है कि नहीं, लेंथ और एरिया चेंज हो गया। अब हमें यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, अब हमें यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कई तरीक़ों से। तो अगर हमारे पास में एक बेसिक सा मटेरियल दिया हुआ है, यही मटेरियल मान लो, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इस जो दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम करेंगे कि शुरुआत में जो ये मेटल दिया था इसका रेजिस्टेंस था R1, ठीक है ना, तो इसके लिए हो जाएगा R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1। तो L1 कितना है हमारे पास में, शुरुआत में L है, और एरिया कितना है, एरिया हमारे पास मान लीजिए इसका हमने जो भी निकाला है, एरिया भी नहीं लिखते हैं यहाँ पर, एरिया हमें नहीं पता, रेडियस छोड़ दीजिए यहाँ पर, एरिया हमें नहीं पता है, ठीक है ना। लेंथ हमारे पास इतनी दी है। क्वेश्चन क्या है, शुरुआत में जो इस सिलेंडर की लेंथ थी वो L थी, बाद में हमने 50% खींच के इसे बड़ा कर दिया, 50% खींच के बड़ा कर दिया इसको। जैसे ही हम इसे खींचेंगे, ठीक है, जैसे इसे खींचेंगे तो इसका एरिया छोटा हो जाएगा, लंबाई बढ़ेगी, ये तो भी मैंने बताया था ना आपको, एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया सेकंड इंटू हाइट। जैसे ही हम इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे एरिया छोटा हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज एरिया छोटा, लेंथ इंक्रीज एरिया छोटा, है ना। लेंथ इंक्रीज कर दी, पहले इतनी लेंथ थी, एरिया इतना था, हमने लेंथ को इतना कर दिया, एरिया इतना हो गया। ये तो होता है, ये तो होता है ना। आप जो चिंगम खाते हैं चिंगम नहीं, चिंगम जो आप खाते हैं वो चिंगम में क्या होता है, पहले जब खाते हैं तो गोल गोल सा होता है, फिर कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, है ना, फिर कहेंगे अच्छा अच्छा सर हमको पता है ना, तो क्या करते हैं, खाते हैं ऐसे पकड़ के खींच लेते हैं उसको, इतना लंबा सा आ जाता है ना, फिर उसको क्या करते हैं ऐसे उंगली में लपेट के लेते, फिर ऐसे खा जाते हैं, ये ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, एरिया इंक्रीज करने पर लेंथ छोटी हो जाएगी और लेंथ इंक्रीज करने पर एरिया छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये एक हो गया फॉर्मूला, एक हो गया R2 इज इक्वल टू कितना इंक्रीज किया है, 50% या 30%, जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं, रो L2 अपॉन A2। दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास। कहेंगे सर आपने रो दोनों में एक ही रखा है, बिल्कुल रखा है, क्यों, जो रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है दोनों में तो कांस्टेंट है। हमने क्या किया, हमने ये हमारे पास लेंथ थी, हमने इसे खींच के बड़ा कर दिया, क्या इसके एन चेंज हुए, नहीं, क्या इसकी रजिस्टिविटी चेंज हुई, नहीं, जब चेंज ही नहीं हुआ तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा इतना आ गया, ओके। क्या चेंज हुआ है सर, पहले इसकी लेंथ L थी, बाद में हमने इसे खींचकर 2 गुना कर दिया, या मतलब 50% इंक्रीज कर दिया। 50% क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ जाएंगे, 50% लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया है, 50% लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया है। तो 50% कितना होता है, 1/2। पहले लेंथ कितनी थी, मान लीजिए पहले लेंथ 100 थी, ठीक है, फिर इसका 50% कितना होगा, कुछ बच्चे ऐसे तो जिनको पता ही था 50% कितना होता है। तो देखो पहले लेंथ L थी, ठीक है, फिर 50% बढ़ा दी गई, तो L2 इज इक्वल टू L इंटू बोल रहा हूँ, L प्लस L इंटू 50/100, ये तो होगा। तो ये करोगे कितना, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, 1/2। तो 50% जब लेंथ इंक्रीज करी जाएगी तो L2 कितना हो जाएगा आपका, L2 इज इक्वल टू L प्लस L/2, ये तो होगा। पहले L थी, बाद में 50% और इंक्रीज कर दी गई, जैसे कि पहले आपकी लेंथ 10 थी और 50% और इंक्रीज कर दी गई, तो आपकी लेंथ कितनी हो गई, 15 हो गई। कैसे, 10 + 5। पहले आपकी लेंथ 100 मीटर थी आपके पास में, उसके बाद में आपने उसे 50% इंक्रीज कर दिया, तो पहले लेंथ 100 थी, 50% कितना होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा 50, मतलब 150। चल रहा दिमाग, है ना, ऐसे करना है आपको। तो ये हो गया आपका इतना, तो कितना आएगा, L2 आ जाएगा आपका 3L/2। L1 आपके पास अवेलेबल है, बट सर ये जब फंक्शन हुआ तो एरिया भी तो डिसबैलेंस हो गया, तो एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो शुरुआत में जो हमारे पास में एरिया था, शुरुआत में हमारे पास कुछ एरिया था, पहले इसका एरिया A1 था मान लीजिए, है ना। अब क्या किया हमने, लेंथ को इंक्रीज कर दिया है, कितना, 3/2 कर दिया है, तो एरिया छोटा हो जाएगा,
ये हमने लेंथ को देखो इंक्रीज कर दिया, एरिया छोटा हो गया, पहले एरिया इतना था, अब एरिया इतना हो गया, तो ये एरिया हो गया A2, इसकी लेंथ हो गई L2। L2 कितना है 3/2 L है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्या दोनों का वॉल्यूम चेंज हुआ होगा? कैन यू एक्सप्लेन दिस? नो, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू V2, V1 कितना है A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। A1 कितना है पता नहीं, L1 कितना है L ये पता है हमको, A2 कितना है पता नहीं, L2 कितना है सर? L2 सर हमारे पास कितना है? L2 हमारे पास है 3/2 L, L से L उड़ेगा, देयरफॉर A2/A1, A2/A1 ये इधर लेके जाओ, ये इधर लेके चले जाओ, तो कितना 2/3 हो जाएगा। मीन्स पहले एरिया कितना था? पहले एरिया कितना था? A1 था, बाद में एरिया कितना हो गया? A2 इज इक्वल टू 2/3 A1 हुआ कि नहीं हुआ? देखो ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। 2/3, 2/3 कितना होता है? 0.6, 0.6 भाग करो इसको, 0.6। पहले एरिया 1 था, अब कितना हो गया? 0.6, 0.6 कम हो गया। तो जब कम हो गया तो यहाँ पर एरिया कम हो जाएगा, देखो एरिया कम हुआ भी है एक्चुअल में। तो हमें निकालना है कि सर इसका रेजिस्टेंस R1 था, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसमें क्या चेंज हुआ है। तो हमने क्या दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये रहेगा R1/R2 इज इक्वल टू, रो से रो तो कट ही जाएगा, L1/L2 इंटू A2/A1। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो L1 कितना है? L है। L2 कितना है? L2 है आपके पास 3/2, तो ये रहेगा 3/2 इंटू L, L से ले कटेगा, इंटू A2 कितना है? A2 है 2/3, A2 है 2/3 A1/2/3 A1 कितना है? A2 के बराबर इतनी वैल्यू रखनी है अपॉन A1, इससे ये कटेगा, कितना आ गया? ये आ गया 4/9, 4/9। किसकी वैल्यू आई है? वैल्यू आई है आपकी R1/R2 इज इक्वल टू 4/9, ये आई है वैल्यू। तो कहेंगे सर इसका रेजिस्टेंस कितना? अगर इसकी लेंथ को हमने इंक्रीज कर दिया है तो इसका रेजिस्टेंस कितना? R2 का कितना आएगा? हमें R2 का मान निकालना है R1 के फॉर्म में, तो कुछ नहीं, हम इसको भाग कर देंगे। तो R2 इज इक्वल टू, देखो R2 इधर जाएगा, ये इधर आएगा, 9/4 R1, इसको हम 2.25 R1 लिख सकते हैं। R2 इज इक्वल टू, अब इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में कर सकते हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में कर सकते हैं। कैसे? एक गुटका दिया हुआ है, एक सिलेंडर का पीस दिया हुआ है, एक रॉड दी हुई है, या फिर एक हमारे पास में वायर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, नहीं 100 ओम है, 100 ओम है, उसकी लेंथ कुछ भी है, उसका एरिया कुछ भी है, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी लेंथ को 50% इंक्रीज कर दिया। अब देखो हमें क्वेश्चन लगाना नहीं है, अगर हमें ये रिलेशन याद है तो 50% इंक्रीज कर दिया, तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा, न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा? तो कुछ नहीं, इस R1 की जगह पर हमें क्या रखना है, R2 इज इक्वल टू 100 इंटू 2.25 कितना आ जाएगा? 225 ओम इज इक्वल टू R2। बताइए कोई दिक्कत है? अब बताइए ये रेजिस्टेंस बढ़ा है कि घट गया है? अगर एरिया छोटा हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ जाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास फॉर्मूला देखो, R डायरेक्टली रिलेट कर रहा है इससे, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ पर L बढ़ भी रहा है और ये घट भी रहा है, इसलिए बहुत चेंज हुआ। देखो 100 से 255 हो गया, ठीक है, 225 हो गया ये रेजिस्टेंस। अभी भी एक वैल्यू बाकी है सर इसके रेजिस्टेंस और इसके रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर कितना है, मतलब परसेंटेज चेंज कितना है, ये बताना है हमें। तो वो भी निकाल लेते, क्या दिक्कत है? ये हमारा इतना हो गया सर, है ना। अगर परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो वो भी देख लेते साथ में। तो हमारे पास R2 और R1 की वैल्यू इतनी आई है, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं ना। ओके, अगर आपने A1, L1 और L2, A2 में रिलेशन निकालना पता कर लिया तो आपने सारा काम कर लिया, समझ लीजिए। समझ रहे हैं ना बात? और अगर आप यही निकालना भूल गए तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, गई भैंस पानी में हो जाएगी, है ना। ये इतना मामला है। तो ये अभी तक हमारे पास इतना आ चुका है। परसेंटेज चेंज निकालना भी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम करता है, ठीक है, उसको भी हम लोग निकालना सीख लेते हैं। जैसे कि सपोज करिए आपके पास में
R1/R2 इज इक्वल टू आया है 4/9, ठीक है ना। आपके पास में फाइनल रेजिस्टेंस कौन सा है सर, ये वाला है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, तो होता है R फाइनल माइनस R इनिशियल डिवाइडेड बाई R इनिशियल। चेंज इन R इज इक्वल टू चेंज इन R, ठीक है। चेंज इन R ये हो गया। फाइनल कितना है R2। अब R2 की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, कैसे रखेंगे। अगर हम इस वाली वैल्यू से 1 लेस कर दें और यहाँ पर भी 1 लेस कर दें, दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा R2 माइनस का R1, ठीक है। या फिर ऐसा ना करो, दिमाग नहीं काम कर रहा होगा, तो ऐसे करो, R1 की वैल्यू 4 है, R2 की वैल्यू 9 है, तो यहाँ रखो, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 माइनस का R1/R1 और इंटू 100 कर दीजिए, बस आ गया। R2 कितना है, 9 है, R1 4 है, बाई R1 कितना है 4 इंटू 100 कितना आ जाएगा बताइए। ये बचेगा 5/4 इंटू 100, ये काटेंगे कितना हो जाएगा 1.25 इज इक्वल टू इतना आएगा। इतना परसेंट चेंज हुआ है रेजिस्टेंस में, मीन्स 125% बढ़ गया है रेजिस्टेंस जब हमने लेंथ को 50% इंक्रीज़ कर दिया है। 50% इंक्रीज़ करने पे लेंथ में कितना चेंज आएगा, लेंथ में इतना सा चेंज आएगा, ठीक है ना सर। आगे चल रहे हैं, अभी सिर्फ एक कंडीशन हुई है, अभी बहुत सारी कंडीशंस बाकी हैं, अभी जो है बहुत सारी कंडीशन बाकी हैं। कहेंगे श्योर, अब मैं थक गया, आई एम थकिंग। इतनी जल्दी थकोगे तो कैसे काम चलेगा। ये हमारा इतना हो गया सर, है ना। अब आते हैं, अगर हम किसी भी एक ऐसे वायर को कंसीडर करें, एक ऐसे वायर को कंसीडर करें जिस वायर की लेंथ चेंज ना हो रही हो पर शेप चेंज हो रही हो, ठीक है। एक ऐसे वायर को कंसीडर करें जिसकी लेंथ चेंज ना हो रही हो पर शेप चेंज हो रही हो। शेप नहीं, शेप, शेप मतलब आकृति। अब आकृति लड़की मत समझ लेना तुम लोग है ना, क्योंकि बहुत समझदार हो ना आप लोग। ये दिक्कत की बात तो यही समझदारी ही है। तो अगर ऐसा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। खुशी भी जान के, अच्छा कैसे नहीं होगा चेंज, अगर लेंथ चेंज नहीं होगी, अगर लेंथ चेंज नहीं होगी तो फिर रेजिस्टेंस ही चेंज नहीं होगा। और अगर लेंथ चेंज नहीं हो रही है और एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। और अगर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी तो कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, गड़बड़ हो गया मामला। तो ये हमारे पास इतना बेसिक तरीका हो गया। सपोज करिए आपके पास में एक एल लेंथ का वायर दिया हुआ है, एल लेंथ का वायर, एल लेंथ का वायर है, ये मान लीजिए एक एल लेंथ का वायर दिया हुआ है, ये ठीक है। इसका एरिया है 1 मीटर, 1 मीटर देखो कितना बता दे रहे हैं हम भी। इसका एरिया है A और इसकी लेंथ है L, ठीक है। इसको हमने क्या किया, ये एक लेंथ था, इसको हमने ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया। कैसे, तो हमने इसको ऐसे मोड़ दिया, ये हमने इसको ऐसे मोड़ दिया, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ को चेंज नहीं किया हमने। यहाँ से पूरी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो L ही रहेगी, इसकी लेंथ L रहेगी, एरिया A रहेगा। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, क्या है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग है, सेम है, तो आपको जान के खुशी होगी कि इसका रेजिस्टेंस सेम होगा, ठीक है ना। तो R1 इज इक्वल टू आ जाएगा R2, क्यों, क्योंकि कुछ तो चेंज ही नहीं हो रहा। अगर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो R1 इज इक्वल टू रो L1/A1, तो ये कितना आएगा, रो L/A आएगा, क्योंकि A इसका इतना है, L इसका इतना है। यहाँ पर भी देखिए R2 कितना हो जाएगा, R2 इज रो L/A, ना L चेंज हुआ ना A चेंज हुआ, रो तो कांस्टेंट है, मटेरियल तो हमने सेम ही लिया था, काम हो गया आपका, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। ये इतना हो गया सर। अगर इसी की जगह पर हम क्या करें, हम दूसरा मटेरियल ले लें। एक दूसरा क्वेश्चन समझिए, हमने क्या किया, हमने एक एल लेंथ का वायर ले लिया फिर से, ठीक है। एल लेंथ का हमने वायर ले लिया और क्या किया, इसको मोड़ दिया, ऐसे करके मोड़ दिया, ठीक है, या तोड़ दिया, मान लीजिए तोड़ दिया, ठीक है ना। तोड़ने के बाद में इसको लपेट दिया, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये पूरी एक लेंथ थी ऐसे करके पूरी,
एक ही मटेरियल है मान लीजिए, और हमने क्या किया, इसको ऐसे तोड़ के ऐसे करके और ऐसे से लपेट दिया, ऐसे से आप लपेटते ना ऐसे करके, ऐसे लपेट दिया ऐसे करके। लपेटने के बाद में रेजिस्टेंस में क्या होगा, तो हमने देखा इसको, अगर इसको हम ऐसे करके तोड़ दे रहे हैं, तोड़ने के बाद में इसको मोड़ दे रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे मुड़ जाएगा ये, ठीक है ना, ऐसे तो कुछ होगा, लपेट जाएगा ऐसे करके। तो देखो इसका एरिया ए था, इसका एरिया कितना हो जाएगा जब डबल हो जाएगा, तो इसका एरिया पहले A1 इज इक्वल टू था A, और A2 कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2A हो जाएगा, ठीक है। इसकी लेंथ पहले कितनी थी, इसकी लेंथ L1 थी L, और L2 कितनी हो जाएगी, देखो ये इतनी L थी, इसका आधा लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा, L2 इज इक्वल टू L/2 हो जाएगा। समझ लो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान समझो इस बात को। अगर हमारे पास एक 10 मीटर लंबा वायर है, उसको हमने 5-5 तोड़ दिया, तो पहले लेंथ 10 मीटर थी, उसके लिए रेजिस्टेंस कितना था, उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू थी R1 इज इक्वल टू रो L1/A1 थी, 10 बाई जो भी एरिया दिया वो और इंटू रो, इतना हो गया। बट जैसे ही हमने इसे तोड़ के इसे लपेट दिया, मतलब ऐसे ऐंठ दिया, ठीक है, तो यहाँ पर A2 इतना हो जाएगा और L2 इतना हो जाएगा, तो R2 कितना आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा रो L2/A2, तो ये कितना हो जाएगा, रो L2 कितना है L/2 इंटू A2 कितना है 2A, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब दोनों में किसका कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा है ये बताना है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू रो L/A, ये तो होता है, इंटू कितना है देखो 4A बाई रो L, ये तो है, ये इससे कटेगा ये इससे कटेगा, तो R2 कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू 1/4 R1, R2 इज इक्वल टू 1/4 R1, R2 इज इक्वल टू 1/4 R1। सपोज करिए, फिर से ध्यान लगे दिमाग से करिए, ये 100 ओम दिया हुआ है रेजिस्टेंस शुरुआत में, इसके पास में 100 ओम का रेजिस्टेंस है, इसकी लेंथ 1 मीटर है, क्षेत्रफल इसका 1 मीटर स्क्वायर है, एरिया इसका 1 मीटर स्क्वायर है। जैसे ही हमने इसे आधे से तोड़ के मोड़ देते हैं, मतलब ऐंठ देते हैं ऐड देते हैं मीन्स इसको लपेट देते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इसका एरिया डबल हो जाएगा, लेंथ आधी हो जाएगी, इसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस कितना कम हो जाएगा, 1/4 कम हो जाएगा। मीन्स पहले अगर इसके पास 100 था तो R2 कितना हो जाएगा, 25 ओम आ जाएगा, ठीक है ना, इतना क्लियर है। आगे चले, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं। इतना हो गया सर आपका, है ना, ओके। इतना होने के बाद में अब क्या करना है, अब अगर हम लेंथ एक L लेंथ का वायर ले रहे हैं, देखो ये जो लेंथ लिया है ना, यही भी लेंगे, एक L लेंथ का वायर ले रहे हैं और उसकी लेंथ को हमने n टाइम इंक्रीज कर दिया, n टाइम इंक्रीज कर दिया, तो उसके रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा। ओरल क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से, कहेंगे सर हमारे तो तोते उड़े जा रहे हैं, है ना, कहेंगे कि नहीं, तो तोते नहीं उड़ाने हैं, तो फिर अच्छा ठीक है सब, चलो अच्छा, तब तक आप लोग जो है ना अपनी ज़बान लपलपा लो, थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो हमने मान लिया कि ये एक लेंथ है, ये हमारा है L1 इज इक्वल टू L, इसको क्या किया हमने n टाइम इंक्रीज़ कर दिया। L टाइम इंक्रीज़ करने का मतलब ये है, n टाइम इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना ऐसे बढ़ाना है हमने। तो हमने क्या किया, इसको n गुना इंक्रीज़ कर दिया, तो L2 हो गया आपका NL, इतना NL, n टाइम हमने इंक्रीज़ कर दिया, n इंटू L, ये हमारी रॉड इतनी, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, और इसके पास में जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है रो, इसके पास भी है रो, ठीक है। इसी वायर को हमने खींच के n गुना इंक्रीज़ कर दिया, खींच के n गुना इंक्रीज़ कर दिया, दोनों की रो इतना है, तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 चेंज होगा, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 होगा, A1 इंटू L इज इक्वल टू A2 इंटू NL होगा कि नहीं होगा, L2 की वैल्यू कितनी है, NL है कि नहीं है, L से L कैंसिल होगा, देयरफॉर A2 अपॉन ये A2 दिया, इसके नीचे इधर जाएगा, A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/N, ये होगा कि नहीं होगा, कहेंगे सर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगी। बस यहाँ से जो R1 की वैल्यू आएगी, R1 इज इक्वल टू रो L1/A1, R2 इज इक्वल टू रो L2/A2 हो जाएगा। डिवाइड कर दो R1/R2,
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड करने पर R1 बाई R2 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1 इंटू A2 बाई रो L2 टिंग टिंग टोंग, ठीक है ना। इससे कैंसिल होगा। L1 की वैल्यू बताओ कितनी है, L1 की वैल्यू L, A2 पता नहीं है, L2 की वैल्यू कितनी है N इंटू L, है ना, इंटू A2 अपॉन A1। ये L से L कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बाई एन इंटू A2 बाई A1, A2 बाई A1 इज इक्वल टू 1 बाई एन, 1 बाई एन कितना हो जाएगा 1 बाई एन स्क्वायर। ये कितना है R1 बाई R2, पहले इसका रेजिस्टेंस R1 था, बाद में R2 हो गया, तो R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू R1। हाय हाय मजबूरी। आगे बताओ, अब बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन समझना है। हमारे पास में एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। इस वायर की लेंथ को, इस वायर की लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज करने पर, इस वायर की लेंथ को 2 टाइम इंक्रीज करने पर, 2 टाइम इंक्रीज करने पर इसके रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। बहुत ही हलवा वाला क्वेश्चन है ये। तो R2 इज इक्वल टू 2 टाइम इंक्रीज किया है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400। आंसर आपका आ गया। क्लियर है। इसी क्वेश्चन को फिर से समझिए। एक वायर दिया हुआ है, एक वायर दिया हुआ है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस आपको बताना है, जिसका रेजिस्टेंस आपको बताना है। यदि उस तार को, इस वायर को स्ट्रेच करने के बाद में, खींचने के बाद में उसकी लेंथ जब खींची गई है तो उसकी लेंथ जो है 3 टाइम इंक्रीज करी गई थी। 3 टाइम इंक्रीज करने के बाद में उसका रेजिस्टेंस 900 आया है, 900 आया है। मींस एक वायर था जिसको हमने 3 टाइम इंक्रीज किया और 3 टाइम इंक्रीज करने के बाद में उसका रेजिस्टेंस 900 हो गया है, तो शुरुआत में उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई समझ में आया ना। एक वायर है जिस वायर की लेंथ कितनी है, 3 टाइम इंक्रीज कर दी गई है, 3 टाइम इंक्रीज कर दी गई है। पहले कितना था, L था, बाद में कितना कर दिया गया, 3L कर दिया गया है, बाद में 3L कर दिया गया। रेजिस्टेंस 900 आया है ओम। ये R1 फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है, N इज इक्वल टू 3 और N की वैल्यू यहाँ रखो 3 हो जाएगा 9, 900 इज इक्वल टू 9 इंटू R1। R1 इज इक्वल कितना हो जाएगा बताइए, 100 ओम। हर तरीके के क्वेश्चन समझ लीजिए, मैंने घुमा के फिरा के इधर से उधर से यहाँ से वहाँ से सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। अभी भी बहुत सारे टाइप बाकी हैं, अभी हम लोग चलते हैं आगे। कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं आप, हमारा तो दिमाग ही खराब हो रही है ना। इतना हो गया। अच्छा जी, लेंथ के साथ में इंक्रीमेंट हो गया, एरिया के साथ में डिक्रीमेंट हो गया, और क्या हो गया है। अब आते हैं हम लोग अगले टाइप पर, जो बहुत ही फेमस और मज़ेदार टॉपिक है। टॉपिक नहीं अभी इसी के पार्ट हैं बहुत सारे, अभी 3 पार्ट और करने हम लोगों को इसके, ठीक है। समझो, हमारे पास फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये था ना कि ना, तो R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, ये होगा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये दोनों फार्मूले होंगे, आपको पता है। अगर हम लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर एरिया को इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे समझ लो, अगर हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम इसको डिक्रीज़ कर देंगे तो इसको इंक्रीज़ कर देंगे हम, ये मामला है, ठीक है। मामलाते मुस्तफ़ा समझते रहिए, धीरे धीरे करके आपको भी राहें मिल जाएंगी मंजिल में चलते चलते। तो ये इतना हो गया। अब हमें समझना है चीज़ों को। ये हमारा फॉर्मूला है L दिस, है ना। अगर हम इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे डिफाइन करें, ये हमारे पास एक L लेंथ का वायर है, ठीक है। ये हमारी इसकी लेंथ है L, L इज इक्वल टू A दिया हुआ है, ठीक है। और हमने क्या किया है, हमने थोड़ा सा खेल किया है। खेल ये है कि कैसे बताऊँ, हाँ ऐसे कर लेते हैं।
एक सेकेंड, ये हमने इसको ऐसे कर दिया, ये हम गुटखा बना रहे हैं सर, पान वाला गुटखा बन जाता है। पान वाला गुटखा नहीं बनाना है, इसको ऐसे समझो। एक हमारे पास में ये मान लीजिए, समझ इसको पहले बनाता हूँ है ना, चलो। तो ये हमारे पास में एक गुटखा है, इस गुटके के पास में तम्बाकू है और ये बिमला है, बिमला पान पसंद मसाला। ये हमारे पास एक सेक्शन दे दिया, मैंने सेक्शन बता दिया, ठीक है ना। तो ये इसका एक फेज़ है और ये इसके अंदर का फेज़ है, इसको तो मैंने दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। ये ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है, इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे पास ऐसा एक गुटखा दिया हुआ है, इस वाले पॉइंट से हमने एक वायर को कनेक्ट किया और यहाँ पर बैटरी लगा दी, मतलब सेल लगा दिया ऐसे करके, ठीक है। तो समझो इस बात को, ये मैंने ऐसे बनाया है, ये इसका इतना एरिया है, ये वाला ये इसका एरिया है और ये वाला इसका एरिया है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारा क्यूबॉइड है कि नहीं, क्यूबॉइड के पास में जो ये सेक्शन दिया है ये इसका एरिया है। तो हमने कहा सर ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ इज इक्वल टू दिया है ए, लेंथ इज इक्वल टू दिया है ए, और ये इसका एरिया, क्यूबॉइड हमने मान लिया, ये हमारे पास क्यूबॉइड है, ये हमारे पास में क्यूबॉइड है, ये इसका ए है, ये इसका बी दिया हुआ है और ये इसका दिया है सी, ठीक है ना, ए बी सी। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए बी सी, एरिया हो जाएगा इसका कितना, एरिया ऑफ इस दिस सेक्शन, एरिया ऑफ दिस सेक्शन, किस सेक्शन, इस सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन कितना हो जाएगा, ये सेक्शन हो जाएगा कितना, बी इंटू सी। तो इसका एरिया और इसके रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस होगा, तो आर इज इक्वल टू रो ए अपॉन बी सी, इक्वेशन नंबर 1। बहुत ही ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। ये हमने ऐसे इसको कनेक्शन किया। अब इसमें आइए, ये हमारे पास मतलब वो सरफेस दी हुई है, यहाँ से एक एरिया लगाया हमने, एक यहाँ पे लगाया। तो देखिए ये इसकी लेंथ है ए, इसकी लेंथ है ए, और ये वाली इसकी चौड़ाई जो दी है ये सी है, ये इसकी बी है, ठीक है, ये इसकी बी। हमने पहले कनेक्शन यहाँ किया है तो एरिया ये काम कर रहा है, ठीक है ना, एरिया ये वाला काम कर रहा है, ये वाला एरिया काम कर रहा है। बट अगर हम कनेक्शन को यहाँ पर लगा दें ऐसे करके, ठीक है, तो ये एरिया काम करेगा, ये एरिया काम करेगा, और इसके लिए मोटाई ये वाली हो जाएगी, ठीक है ना, मीन्स लेंथ इतनी हो जाएगी, एरिया ये वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब पहले हमने कनेक्शन यहाँ पे किया, मतलब इसके और इसके बीच में रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, इसके और इसके बीच में रेजिस्टेंस चेक किया तो एक रेजिस्टेंस आया। फिर हमने ये देखो लेंथ ज़्यादा है ना, ये लेंथ कम है, तो हमने इसके और इसके बीच लगा दिया, इसके और इसके बीच में, तो रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। और फिर चाहे तो हम इसके बीच लगा देंगे तो ये चेक करेंगे रेजिस्टेंस, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर हमने इससे निकाला तो ये हमारा हो गया R1, ये हमारा हो गया R1, ठीक है। अब इसी को हमने बनाया ऐसे, ये हमारा कुछ इस टाइप का है, ये हमने इसको लगा दिया ऐसे, ये, और ये हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब हमने कनेक्शन क्या है, देखो पहले ये हमारा है क्या है, ये हमारा है ए, ये लेंथ है, ठीक है ना, ये हमारा क्या था, ये हमारा बी था, ये हमारा था बी, और ये हमारा था सी, ये हमारा था सी। तो देखो ये हो गया बी इतना, और ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा सी, और हमने कनेक्शन कर दिया इस वाले पॉइंट से और इसके नीचे वाले पॉइंट से, ऐसे हम इसके बीच रिलेशन चेक कर रहे हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो देखो L कितना हो जाएगा सर, L हो जाएगा हमारा C, L हमारा हो जाएगा C। तो R2 कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा रो, L कितना है C अपॉन, अब एरिया कितना होगा, तो एरिया क्रॉस सेक्शन का ये होगा, ये वाला, तो कितना है B इंटू ए, B इंटू ए, B इंटू ए, ये हमारा एक्चुअल वाला फॉर्म है। अब कहेंगे सर अगर ऐसा हो रहा है तो गड़बड़ कहाँ पे हो रही, कोई गड़बड़ नहीं हो रही, सब सही हो रहा है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हो रही, सही हो रहा है सब कुछ, ठीक है। अब चाहो तो आपने इस सेक्शन पे लगाया था, इस सेक्शन पे लगाया है, आगे पीछे भी लगा सकते हो। यहाँ पर करोगे तो ये लेंथ इसके लिए बी काम करेगी, तो इस वाले सेक्शन के लिए, इस वाले सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, R2 हो गया, ये हमने लगा दिया है, ये हमारा है A, ये हमारा है B, ये हमारा C, हमने ऊपर वाले सरफेस पे लगा दिया है। अब फ्रंट वाले और बैक वाले पे लगाएंगे, तो फ्रंट वाले पे लगा दिया और बैक वाले पे लगा दिया, ऐसे करके, ये फ्रंट एंड बैक पे, फ्रंट एंड बैक पे, ये हमने फ्रंट और बैक पे लगा दिया। जब फ्रंट और बैक पे लगाएंगे तो रेजिस्टेंस आएगा R3 इज इक्वल टू
फ्रंट एंड बैक पे लगाने पर हो जाएगा R3 इज इक्वल टू रो सी बाई रो, सॉरी सी नहीं, बी ये वाली लेंथ होगी ना, बी बाई ए सी, ये हमारा इस गुटके के लिए रेजिस्टेंस होगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए। सबसे पहले जब हमने रेजिस्टेंस को अप्लाई किया, इसके और इसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो एरिया ये हो गया, ठीक है, एरिया ये हो गया, एरिया ये हो गया, ये लेंथ है ए, ये विड्थ है बी, ये है सी। तो जब हमने इसके अक्रॉस लगाया तो एरिया यहाँ पर होगा बी सी, ठीक है, और ये लेंथ होगी ए, तो ए डिवाइडेड बाई बी सी पहला। अगर हम इसको इसके बीच लगा रहे हैं, इसके बीच में है ना, तो देखिए लेंथ कितनी है, ये बी है कि नहीं है, तो बी बाई ए सी। फिर अगर आप इसके क्रॉस लगा रहे हैं तो फिर कितना हो जाएगा, सी क्रॉस ए सी, सी क्रॉस ए भी हो जाएगा। यही चीज़ें समझनी थी, है ना। आगे चले, आगे चलते हैं भाई साहब, क्योंकि आज तो है ना आपके धुएं उड़ गए होंगे, आज तो आपके धुएं उड़ गए होंगे। अभी जबकि एक टॉपिक रह गया है, अभी जो है इसमें का एक पॉइंट रह गया है, तो वो मैं एक पॉइंट अब नहीं बताऊंगा। कहेंगे सर क्यों नहीं बताएंगे, अब नहीं बताना, अब हम लोग नहीं बताते इसको। अब हम लोग आते हैं रजिस्टिविटी पर, रजिस्टिविटी की डिपेंडेंसी पे आते हैं। तो रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस फॉर्म में डिपेंड करती है, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं और वहाँ से निकालते हैं कुछ बेहतरीन वैल्यू, और उन वैल्यूज़ के साथ में करते हैं थोड़ा सा खेल खाल, थोड़ा सा करते हैं खेल खाल। तो ये हमारा हो गया इतना, ये हमारा हो गया इतना सा खेल, ठीक है। तो रजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। टेम्परेचर से कैसे डिपेंड करती है, मेटल के लिए रजिस्टिविटी कितनी होती है, इंसुलेटर के लिए कितनी होती है, और सेमीकंडक्टर के लिए कितनी होती है, एलॉयज़ के लिए कितनी होती है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो वो होती है हमारी कंडक्टिविटी वो कितनी होती है, ये हमें बताना है। कंडक्टिविटी बोल रहा हूँ, मीन्स रजिस्टिविटी कितनी होती है ये हमें बताना है, ये हमें बताना है। ओके तो आते हैं हम लोग रजिस्टिविटी पे। रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है टेम्परेचर के साथ में, तो रजिस्टिविटी डिपेंड करती है, रजिस्टिविटी डिपेंड ऑन 1 प्लस अल्फा टी। ये हमारा रजिस्टिविटी का इक्वेशन है। अल्फा क्या है, यहाँ पर अल्फा है टेम्परेचर, टेम्परेचर देखो लिख रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर भी लिख ली, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी अल्फा, हियर अल्फा इज इक्वल टू दिस, अल्फा ये आपका दिया हुआ है। मेटल्स और एलॉयज़ के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। अब अगर ये हमारा ऐसा दिया हुआ है तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। तो अगर ये फार्मूला इसके लिए वैलिड है तो ये फार्मूला रेजिस्टेंस के लिए भी वैलिड होगा। तो R इज इक्वल टू, यहाँ पर RT भी लिख सकते हैं, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। अब इसका मतलब ये है कि एक दिए हुए टेम्परेचर पर, एक दिए हुए टेम्परेचर T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी होती है और जो रजिस्टिविटी होती है इतनी होती है, ठीक है। अगर हमारे पास ज़ीरो टेम्परेचर है, ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर पर जो मेटल्स होते हैं वो सुपर कंडक्टर्स होते हैं। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो ऐसे सभी कंडक्टर्स जिनके पास में रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है, रेजिस्टेंस ज़ीरो, टी की वैल्यू ज़ीरो, RT इज इक्वल टू R0 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसे सभी कंडक्टर जिनके पास रेजिस्टिविटी कितनी होती है, ज़ीरो होती है, उसे हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी दिया है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा यहाँ पर दिया जाएगा। अगर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा, और अगर इससे बात कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी आ जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है रजिस्टिविटी, ठीक है। पहले जी मेटल
एक्सप्लेन करते हैं। फिर करते हैं सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। फिर आता है हमारा, अरे एलॉय तो हम भूल ही गए यहाँ पे, एलॉय, एलॉयज, मेटल, सेमी कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। ये 4 आपको डिफाइन करने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इन 2 के लिए, ओहो 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 ओहो, इन 2 के लिए अल्फा की वैल्यू होती है पॉजिटिव। अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और इन 2 के लिए अल्फा की वैल्यू होती है नेगेटिव, ठीक है, अल्फा की वैल्यू होती है नेगेटिव। अब आ जाइए मेटल्स के लिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। मेटल्स के लिए रो किस पे डिपेंड करता है, सोचिए। मेटल्स में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे रो इंक्रीज़ हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और आर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। कैसे होगा ये आपको पता है कैसे? जब हम किसी भी मेटल को टेम्परेचर का, जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, किसी भी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम कम होता है नंबर ऑफ कोलाइड्स बढ़ जाते हैं, कोलाइड्स बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ये सिंपल सी फैक्ट है ना, और ये एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो मेटल्स में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे ही आपको सिंबल बना के लिखना है, ठीक है ना। और मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। फिर आते हैं एलॉयज़। एलॉयज़ में क्या होता है? एलॉयज़ में अगर हम मान लें अल्फा एम, ठीक है, इसको अल्फा एम मान लें, अल्फा एम, अल्फा एम नहीं रो एम ले लीजिए, रो एम, रो एम मतलब मेटल, ठीक है ना। एलॉयज़ क्या होते हैं? एलॉयज़ जैसे आपने नाइक्रोम सुना होगा, नाइक्रोम का तार होता है जो हीटर्स में यूज़ किया जाता है। टंगस्टन सुना होगा आपने। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के मेटल्स होते हैं। मैग्नीन होता है, ठीक है ना, और ब्रॉन्ज होता है, कॉपर और टिन का मिक्सर होता है। ऐसे करके बहुत सारे एलॉयज़ होते हैं हमारे नेचर में, बहुत सारे मैग्नीन है, ड्यूरेलिन है, ऐसे करके बहुत सारे एलॉयज़ हैं। उन एलॉयज़ के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर, उन एलॉयज़ में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर रो इंक्रीज़ हो जाता है और आर भी इंक्रीज़ हो जाता है। बट जो यहाँ पर रो एलॉय है, जैसे मान लीजिए इसकी रेजिस्टिविटी 100 है तो इसकी रेजिस्टिविटी 40 होगी। तो कहने का मतलब क्या है, किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है? तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी या कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, बट एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी कंडक्टर से कम होती है, कंडक्टर से कम होती है, ठीक है ना। फिर आता है सर आपका सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स में आ जाइए। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रो डिक्रीज़ हो जाता है और आर भी डिक्रीज़ हो जाता है ना। कंडीशन समझिए। तो इसमें ऐसा क्यों होता है? टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रो क्यों डिक्रीज़ हो जाता है? तो रो किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करता है। जैसे ही हम किसी भी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, वैसे ही उसके जो एटम्स होते हैं उन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी मिलने लगती है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर उसमें से एटम्स टूटने लगते हैं, ब्रेकडाउन होने लगता है, वैसे ही उसमें नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम हो जाती है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। इतना क्लियर है? फिर आ जाइए इलेक्ट्रोलाइट्स। मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और इसके लिए भी पॉजिटिव होती है, ये मैंने लिख दिया है। इसके लिए अल्फा की वैल्यू निगेटिव होती है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा की वैल्यू निगेटिव होती है। इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रो की वैल्यू घट जाती है, रेजिस्टेंस भी घट जाता है। ऐसा इसलिए होता है जब हम किसी भी लिक्विड में, ये लिक्विड दिया है, ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो इसके अंदर प्रेजेंट जो लिक्विड होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन कम होता है वैसे ही इसके अंदर प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल का रास्ता साफ हो जाता है।
जैसे मैंने आपको कई बार एग्जांपल बताया है कि आप स्वच्छ पानी में चल सकते हैं या एयर में चल सकते हैं, बढ़िया। या फिर दूसरा एग्जांपल समझिए, आप पानी में है, स्वच्छ वाटर आपके पास में नदी, और एक कीचड़ वाली नदी है, तो आप किस नदी में बेहतरीन तरीके से चल सकते हैं? तो आप स्वच्छ वाले नदी में आसानी से चल सकते हैं, बस कीचड़ वाले में आपको चलने में बहुत परेशानी होगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी, रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घट जाता है, ठीक है। घटने की वजह से जो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जो आयंस होते हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। मोबिलिटी बढ़ने से क्या होता है, उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है और टेम्परेचर और जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है। ये आपको इतना रेजिस्टिविटी के बारे में याद रखना है। रेजिस्टिविटी के बारे में एक छोटी सी चीज़ और है, वो भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, कि रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के इन्वर्शनल होती है या रेसिप्रोकल होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं, 1/ρ। ये इसे हम कहते हैं, कहाँ लिख दूँ, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ना, थोड़ा सा शफिया कर लेते हैं, शफिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, ये होता है आपका कंडक्टिविटी, ये अब होता है आपका कंडक्टिविटी। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, ये भी साथ में देख लीजिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1/r, ये होता है, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा और खुश भी रहे होंगे। कल मैंने कई बच्चों का नाम लिया था तो उनको थोड़ा सा शायद बुरा लग गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं, सभी बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, कोई मोटा पतला दुबला नहीं होता है, ठीक है। फिर भी आप सभी लोग आराम से पढ़ाई करते रहिए, बेहतरीन तरीके से, परेशान मत होइए। पता है मुझे बड़ा वीडियो हो गया है, तो नोट्स बनाते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, सही से पढ़िए, एक वीडियो को कई बार देखिए जिससे आपकी चीज़ों को सही से रिवीजन हो सके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके चेहरे पे स्माइल बनी रहनी चाहिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।